हेलो गाइस, जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक शिक्षण और तकनीकी। यूनिट सेकंड है, लेक्चर हमारा पहला है। यूनिट सेकंड का ये पहला लेक्चर है और इस यूनिट में हम कहीं ना कहीं शिक्षण के कार्य के ही बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है शिक्षण के विभिन्न स्तर कौन कौन से होते हैं। आपने जनरली सुना होगा स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, तो उनके बारे में बात करेंगे। और इस बात को भी ध्यान देना, एक क्वेश्चन आपका इंडिविजुअल भी आ सकता है, मतलब इट मीन्स कि लघुत्तरी में हो सकता है। स्मृति स्तर का अर्थ को स्पष्ट कीजिए, बोध स्तर का वर्णन कीजिए, या चिंतन स्तर से आप क्या समझते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख सकते हैं। यानी यह क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हम एक लॉन्ग टाइप तो कवर ही कर रहे हैं, साथ ही साथ हम शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस को भी कवर कर रहे हैं। शिक्षण के विभिन्न स्तर को बताइए, स्मृति स्तर के शिक्षण की व्याख्या कीजिए। बिकॉज हम एक लॉन्ग टाइप में ले लेंगे क्वेश्चन, लेकिन यही क्वेश्चन हमारा शॉर्ट में भी आ सकता है। विभिन्न स्तर बोल दिया तो ये लॉन्ग टाइप का हो जाएगा, आप प्रॉपरली उसे डिफाइन कर पाओगे, क्योंकि हमने प्रॉपरली यहाँ पर पूरे क्वेश्चन को बता रखा है। शिक्षण स्तर की बात करें तो बहुत सारे स्तर होते हैं। जब आप शिक्षण का कार्य करते हैं, जब आप अधिगम का कार्य करते हैं क्लास में, तो आप सभी को पता है कि हर तरह के बालक, जितने भी बालक होते हैं एक जैसे नहीं होते हैं। सबके कहीं ना कहीं कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनको चीज़ें रट के ही याद होती हैं। वो चीज़ों को चिंतन नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। उनको मतलब रट लिए तो उनको याद हो गया। कुछ बालक ऐसे होते हैं चीज़ों को रटने के बजाय उन्हें समझने का प्रयास करते हैं, चिंतन करते हैं, उस पर सोच समझ के चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्व करते हैं। ऐसे बहुत तरह तरह के बालक हमें मिलते हैं। तो इसलिए शिक्षण के स्तर को उसी तरीके से डिफाइन किया गया कि शिक्षण के स्तर क्या होते हैं एक्चुअली में। यानी जो हमारा स्मृति स्तर होता है ये क्या होता है, बोध पे हम क्या करते हैं और चिंतन में क्या करते हैं, तो वो सारी बातें यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शिक्षण स्तर क्या है। तो जब भी आप इनके क्वेश्चनों का आंसर लिखें तो फर्स्टली तो आप शिक्षण स्तर ही डालेंगे। तो शिक्षण स्तर के बारे में लिखें कुछ कि शिक्षण को एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है। इस शिक्षण प्रक्रिया का संबंध अधिगम से बहुत ही गहरा है। पाठ्य वस्तु का अपना स्वरूप होता है जिससे शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के अधिगम के विभिन्न स्तरों को प्रभावित किया जाता है। पाठ्य वस्तु का अग्रिम निम्नलिखित तीन स्तरों पर प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी हम कह रहे हैं कि शिक्षण का एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम अपनी शिक्षण की प्रक्रिया में, यानी अधिगम के अपने प्रोसेस में कुछ स्तरों का यूज करते हैं कि हमें इन चीज़ों को बच्चों को किस तरीके से हमें तैयार करानी है, किस तरीके से हमें उन्हें डिलीवर करना है, सो दैट उन चीज़ों को समझ पाएँ। अब यहाँ पर उनके जो स्तर होते हैं, हमारा एक होता है मेमोरी लेवल होता है, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है और एक रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, जिसे हम लोग स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर कहते हैं। स्मृति स्तर एक विचार ही है, इसी शिक्षण का प्रारंभिक अवस्था माना जाता है। इसे कहते हैं कि यह प्रारंभिक अवस्था है और सामान्य रूप से शिक्षण का स्तर स्मृति का ही होता है। ऐसे विद्वान एवं कुशल शिक्षक बहुत कम दिखाई पड़ते हैं जो अपने शिक्षण स्तरों को चिंतन स्तर तक पहुंचाने में सफल होते हैं। इस स्तर के शिक्षण में केवल तथ्यों और सूचनाओं को प्रस्तुतिकरण एवं रटने पर बल दिया जाता है। यानी चीज़ों को रटना है। इसमें 3 स्तर के शिक्षण की प्रक्रियाओं द्वारा पाठ्यक्रम को केवल रखने पर ही बल दिया जाता है। पाठ्यक्रम के तत्वों को रखने की क्षमता बुद्धि से कोई संबंध नहीं होता। आपको पता है एक चीज़ कि जब हम एक छोटी क्लास में पढ़ते थे तो हमारी जो लास्ट क्लास होती थी वो गिनती की होती थी। उसमें हमें चीज़ों को रटाया जाता था। ईच एंड एवरी डे एक बालक को खड़ा करते थे सामने और वह बालक पूरे टेबल को पढ़ता था और बाकी बालक रिपीट करते थे। बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको समझ पाना बल्कि उतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा जितना रटना आसान हो जाएगा। अब अगर हम आपको कहें टेबल समझने वाली चीज़ है तो टेबल समझ के चीज़ों को आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना आप रट के याद कर पाएंगे। यानी स्मृति स्तर की जब बात की जाती है तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो हमें अपने शिक्षण कार्य में अपनाना पड़ेगा। जब हम टीचिंग का वर्क करेंगे तो उस टीचिंग के काम में हमें इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है कि जो चीज़ें रटने वाली हैं उसे बालक को रट के ही सिखाया जाए और जो चीज़ें चिंतन करने वाली हैं उनको चिंतन करके उस पर सोच समझ के ही उनका मतलब चीज़ों को डिलीवर किया जाए, कह सकते हैं इट मीन्स। और दूसरी बात यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि स्मृति जो स्तर होता है एक विचारों का ही एक स्तर है और यहाँ पर यह शिक्षण की प्रारंभिक अवस्था है। बेसिकली यह हमारी पहली अवस्था होती है। कोई भी चीज़ हम रटने का ही प्रयास करते हैं। सामान्य रूप से शिक्षण का स्तर स्मृति स्तर का होता है। ऐसे विद्वान एवं कुशल शिक्षक बहुत ही कम दिखाई पड़ते हैं जो शिक्षण स्तर को चिंतन स्तर तक पहुँचा पाते हैं।
पहले आपने जाना कि जो स्मृति स्तर है यहाँ पर चीज़ों को रटने पर बल दिया जाता है। जो तथ्य होते हैं, जो सूचनाएं होते हैं, उन्हें हम रटते हैं, रट के तैयार करते हैं। इसमें 3 स्तर के शिक्षण की क्रियाओं पाठ्यक्रम द्वारा केवल रखने पर बल दिया जाता है। आपको पता है बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री में पॉइंट्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे सन मिलेंगे जिन्हें आप सिर्फ और सिर्फ याद करते हैं, क्योंकि उन चीज़ों को समझने वाली चीज़ें नहीं होती, उनको याद करके ही आप चीज़ों को दिमाग में रख पाते हैं। इसका कारण यह है कि रटने का कार्य तो मंद बुद्धि वाले विद्यार्थी भी कर सकते हैं। इस प्रकार स्मृति स्तर के शिक्षण में सूझबूझ का अभाव होता है। इस स्तर के शिक्षण में विद्यार्थियों के मस्तिष्क में ज्ञानात्मक स्तर पर तथ्यों एवं सूचनाओं को बाहर से बलपूर्वक ठूसा जाता है। ठूसा जाता है इन द सेंस कि हम उन्हें बार बार रिपीट करके उनको याद करा देते हैं, उनके मस्तिष्क में वो चीज़ें आ जाएं, उनके मस्तिष्क में वो चीज़ें डिलीवर हो जाएं। तो वही कहा जा रहा है कि बलपूर्वक ठूसा जाता है। टीचर्स इसके लिए छड़ी का भी यूज करता है। सीखी हुई पाठ्य वस्तु के मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक एवं उत्निष्ठ दोनों प्रकार की परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे शिक्षण प्रधान होते हैं जिसमें विद्यार्थियों को मानसिक विकास नहीं होता है। इस स्तर का शिक्षण ज्ञानात्मक पक्ष तक सीमित रहता है। इस स्तर के शिक्षण में अभिप्रेरणा का स्तर भी न्यूनतम होता है और विज्ञान की मूल्यांकन भी परंपरागत विधियों से ही किया जाता है। चिंतन स्तर प्रशिक्षण केवल उसी समय सफल हो सकता है जब पहले स्मृति स्तर शिक्षण की व्यवस्था हो चुकी हो। इस बात को आप ध्यान देना, यहाँ पर बहुत ही बड़ी बातें बोली गई हैं, क्योंकि जब इस क्वेश्चन को आपको अकेले में डिफाइन करना होगा कि स्मृति स्तर से आप क्या समझते हैं, तो आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता होना चाहिए। स्मृति स्तर में सबसे पहली बात है कि रटने पर बल दिया जाता है। जो भी मंद बुद्धि वाले छात्र हैं, जिनके दिमाग में उतनी चीज़ें ऑब्जर्व नहीं हो पाती हैं, उनके लिए भी यह आसान होता है कि उन चीज़ों को रट पाएंगे। कह सकते हैं कि उसके लिए टीचर जो है अपने बलपूर्वक का भी यूज करता है सो दैट उनको उन चीज़ों को ठूसा जा सके, इट मीन्स उनको डिलीवर किया जा सके। इस यहाँ पर और भी बातें कही जा रही हैं कि यह एक ऐसा स्तर होता है कि जिसमें आप तथ्यों को याद करते हैं, चीज़ों को रटने पे बल देते हैं, लेकिन इनसे कहीं ना कहीं आपका जो चिंतन स्तर है वो बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। आपका जो ज्ञानात्मक पक्ष है वो बहुत बेहतर नहीं हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है चीज़ों को आप सिर्फ रटने पे ही बल दे रहे हैं, चीज़ों को समझने पे आप बल नहीं दे रहे हैं। तो आप चीज़ों का जो आपका नॉलेज है ना, वो नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन नहीं कर सकते हैं आप जब कोई चीज़ आप रटते हैं। और दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि अगर आपको चिंतन स्तर को सफल करना है तो पहले स्मृति स्तर पर भी आपको वर्क करना पड़ेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं स्मृति स्तर के लिए शिक्षण के सुझाव क्या है। शिक्षक को चाहिए कि वह केवल ज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करे। प्रस्तुत की जाने वाली पाठ्य वस्तु सार्थक होनी चाहिए। शिक्षण के सभी बिंदुओं को समग्र रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। पुनर्वलन प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए। जब विद्यार्थी थके हुए हों तो शिक्षण नहीं करना चाहिए। एक कुछ वहीं पर गाइस जब बोध स्तर की बात की जाती है तो बोध स्तर के शिक्षण के लिए पहली शर्त है स्मृति स्तर के शिक्षण का होना। यानी स्मृति स्तर का शिक्षण है तो आप बोध स्तर के शिक्षण की बात करेंगे। इसके अभाव में वंचित परिणाम प्राप्त करने की आशा करना मात्र एक कल्पना है। बोध स्तर पर विद्यार्थियों को सामान्यीकरण और सिद्धांतों एवं तथ्यों के संबंध में बोध कराने पर बल दिया जाता है। शिक्षक को अपने इस प्रयास में सफलता मिल जाती है और विद्यार्थियों के नियमों को पहचानने, समझने और उन्हें प्रयोग करने में क्षमता विकसित हो जाती है। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप शिक्षक अर्थपूर्ण हो जाते हैं। और दूसरे शब्दों में बोध स्तर के शिक्षण में शिक्षक प्रयास करता है कि विद्यार्थियों के बौद्धिक व्यवहारों को विकसित करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाए, जिससे सामान्यीकरण, सूझबूझ तथा समस्याओं को सुलझाने के लिए आवश्यक सुविधाएं विकसित हो सकें। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि स्मृति स्तर का होना बहुत ज़रूरी है। उसके अभाव में वंचित परिणाम प्राप्त करने की आशा करना एकमात्र कल्पना ही होगा। बोध स्तर विद्यार्थियों के सामान्यीकरण और सिद्धांतों, तथ्यों को बोध कराने पर बल दिया जाता है। कहीं ना कहीं उनको इन चीज़ों को समझाने का प्रयास किया जाता है कि आप इन चीज़ों को समझो, इनको आप महसूस करो। इस स्तर के शिक्षण में हम यही कह सकते हैं कि हर एक चीज़ को हमें प्रॉपरली समझाया जाता है, हमें उनके बारे में बताया जाता है कि इनको आप महसूस कर सको, यही चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं जब आप स्मृति स्तर पे आपने वर्क किया है, रटने पे आपने बल दिया है और आपको वही चीज़ें समझा दी जाती हैं, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर हो जाती हैं। आप उन चीज़ों को समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, लिख पाते हैं। कोई भी चीज़ आपको अगर पहले रटा गया और उसी जो रटी हुई चीज़ को अगर आपको फिर से बोध करा दिया जाए, उनके बारे में आपको प्रैक्टिकली नॉलेज दे दिया जाए, कुछ समझा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं आपका नॉलेज गेन होता है। तो यहाँ पर इस स्तर में हम इसी की बात कर रहे हैं
कह सकते हैं इनके लिए सुझाव के तौर पे कि शिक्षक को बौद्ध स्तर के शिक्षण की समस्याओं पर विचार करते हुए उनके समाधान हेतु उचित प्रयास करना चाहिए। बौद्ध स्तर में प्रत्येक सोपान, यानी सोपान इन द सेंस प्रोसेस, जितने भी स्टेप्स होते हैं का अनुसरण क्रमबद्ध रूप से समुचित ढंग से किया जाना चाहिए। बौद्ध स्तर के आगामी सोपान में विद्यार्थियों को उसी समय प्रवेश मिलना चाहिए जब वह पहले सोपान की परीक्षा पास कर चुका हो। गाइस, सबसे लास्ट जो हमारा होता है वो होता है चिंतन स्तर का शिक्षण, जहाँ पर हम बात करते हैं चिंतन स्तर के शिक्षण में स्मृति और बोध स्तर दोनों ही स्तरों का शिक्षण शामिल होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी कक्षा में स्मृति और बोध स्तर का शिक्षण नहीं हुआ है तो वह चिंतन स्तर का शिक्षण सफल और प्रभावशाली हो ही नहीं सकता है। यानी कहने का मतलब स्मृति और बोध स्तर हुआ है तभी आपका जो चिंतन स्तर है तभी वह सफल हो पाएगा। चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए आवश्यक है शिक्षण की व्यवस्था पहले समिति और बौद्ध स्तरों पर अवश्य हो चुकी हो। दूसरे शब्दों में चिंतन स्तर का शिक्षण समस्या केंद्रित शिक्षण होता है। यानी कोई अगर आप समझ सकते हैं ना, चिंतन हम कब करते हैं, जब कोई भी चीज़ हमारी फंस जाती है कि यार ये चीज़ें हो नहीं पा रही तो हम उनके बारे में सोचते हैं, समझते हैं और बहुत सारे तरीक़ों से हम समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। तो उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि इस प्रकार की परिस्थितियों में कक्षा का वातावरण खुला हुआ होता है। इसमें शिक्षक विद्यार्थियों के सामने ऐसी समस्या उत्पन्न करता है जिससे विद्यार्थियों को इतना मानसिक तनाव पैदा होता है कि वह स्वयं प्रेरित होकर सक्रिय होकर समस्याओं को सुलझाने के लिए अपनी कल्पना बनाकर इनका परीक्षण करना आरंभ कर देता है। अंत में ऐसा समय आता है जब समस्या सुलझ जाती है। आप समझ पा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देंगे क्लास में कि हर एक बालक उसके बारे में सोचने पे मजबूर हो जाएगा और आपके ओपिनियंस लेंगे और फिर आप उस स्तर पे पहुंच जाएंगे कि आप उनके सुझाव को भी निकाल पाएंगे। इस स्तर के अगर सुझाव की बात की जाए तो शिक्षण में सफलता के लिए अति आवश्यक है शिक्षक से विद्यार्थियों की आकांक्षाओं का स्तर ऊंचा उठाएं। उनके जो मोटिवेशंस हैं उनके लेवल उठने चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के चिंतन स्तर के शिक्षण में प्रवेश उसी समय दे जब वे स्मृति और बोध स्तर की सब परीक्षाएं पास कर चुके हों। सो गाइज, आई होप कि आपने तीनों स्तर को समझा होगा और आपको कभी भी लिखना होगा तो आप समझ पाएंगे। बट इस बात को ध्यान देना, अगर कभी आपके एग्जाम में बोध स्तर आता है तो वहां पर उनके डिफिनेशन को लिखने से पहले इस बात को जरूर मेंशन कर देना कि बोध स्तर का शिक्षण तभी सफल हो सकता है जब आपका स्मृति स्तर का शिक्षण हो चुका है। और चिंतन में जब बात आए तो वहां पर आप दोनों शिक्षण के बारे में लिखेंगे कि इनका स्तर का शिक्षण होना बहुत जरूरी है चिंतन स्तर के लिए। तो आपका जो कॉपी चेक करेंगे वो चीज़ों को समझ पाएंगे कि बच्चे ने इनके बारे में स्टडी कर रखा है और आप प्रॉपर्ली उनको डिफाइन कर पाएंगे। सो थैंक यू गाइज, जय हिंद।